नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीसीए की नेक्स्ट सीरीज यानी डेली करंट अफेयर्स, जिसमें हम जो करंट अफेयर्स की जो न्यूज होती हैं, जो पेपर के लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। और ये दो पार्ट यहाँ पर हम कवर करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी। तो उसके अंतर्गत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो हैं, देखिए यहाँ पर दो तो डिजीज हैं जो काफी चर्चा में रही हैं, सिंगलेस रोग यानी सिंगलेस डिजीज, और एक है रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया। और फिर एक एनवायरमेंट की न्यूज है, अचानक समताप मंडलीय ताप वृद्धि, एसएसडब्ल्यू इसको बोलते हैं, सडन स्टेटोस्फेरिक वार्मिंग। और फिर नाहरगढ़ जैविक उद्यान, ये भी चर्चा में रहा है। इसमें आग लगने के कारण नाहरगढ़ जैविक उद्यान चर्चा में रहा। तो ये चार टॉपिक आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए, देखिए, आगे बढ़ने से पहले कोर्स के बारे में आपको बता दूं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट इकोलॉजी का फाउंडेशन कोर्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जितनी भी एग्जाम है उन सभी के लिए हमारी एप्लीकेशन आविष्कार एकेडमी पर अवेलेबल है। आप पढ़ना चाहें तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। थ्योरी क्लासेज लाइव फ्रॉम स्टूडियो ये क्लास चलती है, और इस पर आप डिस्काउंट के लिए आविष्कार 25 कूपन कोड का उपयोग कर सकते हैं। ये प्री कम मेंस बैच होगा, यानी हम प्री और मेंस दोनों की तैयारी यहाँ पर आपको कराएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंगलस रोग, सिंगलस डिजीज जो है। सबसे पहले समझिए कि क्या है ये। देखिए, कई न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है। क्या है सिंगलस की बीमारी? त्वचा पर निकल आते हैं लाल दाने और उड़ जाती हैं रातों की नींदें। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, सिंगलस आफ्टर कोरोना वायरस रिकवरी, कोरोना से रिकवर मरीजों को बीमार कर रहा है ये वायरस। बुखार के साथ साथ नजर आते हैं ये लक्षण। एक्चुअल में आप ये समझिए कि कोरोना वायरस जो फैला था, यानी कोरोना डिजीज जो है एक महामारी के रूप में जब फैली, उसके बाद बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और इसी में से एक की हम बात कर रहे हैं, सिंगलस डिजीज। चलिए, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें कभी ना कभी चिकन पॉक्स हुआ होगा। चिकन पॉक्स जो है वो एक वायरल डिजीज है, और जनरली ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में कभी ना कभी चिकन पॉक्स जो है वो हो जाता है। ठीक है, सिंगलस डिजीज जो है वो चिकन पॉक्स से ही संबंधित है। अगर किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स हुआ है तो उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी ना कभी ये डिजीज भी हो सकती है, और ये बहुत घातक बीमारी है। सिंगलस डिजीज जो है ये बहुत घातक बीमारी है, और उन्हीं व्यक्तियों में होती है जिनके चिकन पॉक्स हुआ है। अब इसका कारण क्या है ये आपको समझना है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि चिकन पॉक्स में जिस तरीके से आपके शरीर पर लाल दाने पड़ते हैं, वैसे ही सिंगलस डिजीज जो है इसमें भी आपके शरीर पर लाल दाने पड़ते हैं। इस तरीके से कुछ लाल चकते जो हैं वो दाने पड़ते हैं, और ये थोड़े से कष्टदायक होते हैं, यानी इनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। सिंगलस जो है उसको हर्पी जोस्टर भी कहते हैं, हर्पी जोस्टर। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि जो चिकन पॉक्स होता है उसका जो वायरस है, उस वायरस का नाम होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसोला वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है वही वायरस इस रोग का भी कारण बनता है, यानी सिंगलस यानी हर्पी जोस्टर का कारण भी यही है। और ये एक प्रकार का मनोभ्रंश यानी डिमेंशिया रोग भी है। डिमेंशिया मतलब मस्तिष्क संबंधी रोग है, यानी मस्तिष्क में इससे प्रभाव होगा। अब आप कहोगे सर कैसे, वो समझिए आप। एक्चुअल में जब व्यक्ति को चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स, तो उसके शरीर में ये वायरस प्रवेश करता है, वेरिसेला जोस्टर जो है वो उसके शरीर में वायरस प्रवेश करता है। फिर व्यक्ति का चिकन पॉक्स सही हो जाता है, सही हो जाता है, तो हम ये देखते हैं कि वायरस का इम्पैक्ट जो है वो खत्म हो गया है। लेकिन होता क्या है, ये वायरस आपके शरीर में निष्क्रिय अवस्था में शरीर के अंदर ही बना रहता है। ये वायरस वेरिसेला जोस्टर जो वायरस है, ये आपके शरीर में निष्क्रिय अवस्था में शरीर में ही बना रहेगा। और कहां पर बना रहेगा? ये नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है, यानी आपके तंत्र का तंत्र में प्रवेश कर जाता है, और वहां पर ये निष्क्रिय अवस्था में बना रहेगा। और फिर लगभग 50 साल की उम्र के बाद, जब व्यक्ति की एज 50 ईयर्स से एबव हो जाती है, जब उसका इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता जब कमजोर हो जाती है, तो उस समय ये वायरस एक्टिव हो जाता है। ये वायरस अचानक से सक्रिय हो जाएगा, और अचानक से सक्रिय होने के बाद ये जिस रोग का कारण बनता है उसे कहते हैं सिंगलस रोग, सिंगलस डिजीज। अब सिंगलस डिजीज जब किसी व्यक्ति को होती है तो उस समय एक तो उसकी इम्यूनिटी जो है वो कमजोर हो चुकी है, तो उस व्यक्ति को ये बहुत तीव्रता से घेरता है।
उस व्यक्ति को बुखार आता है, बुखार, फिर खुजली, झुंझुनी, जलन, दर्दनाक दाने, छाला, फफोले की पट्टी, सिर दर्द, बुखार, ये सारी चीजें, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, ये सब लक्षण उसको दिखने लगते हैं। और ये जो दाने पड़ते हैं, लाल चकत्ते जो पड़ते हैं, उनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, दर्द होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सिंगलेस डिजीज जो है वो चिकन पॉक्स जिन व्यक्तियों को हुआ है उन्हीं के आगे जाकर उनकी 50 साल की जो उम्र है उसमें जाकर ये हो सकता है। अच्छा, ये डिजीज जो है संक्रामक नहीं है। जैसे मान लो किसी एक व्यक्ति को सिंगलेस डिजीज हो गई, तो पास में रहने वाले किसी दूसरे व्यक्ति को हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो वायरस है, वो वायरस जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है। ये हमेशा ध्यान रखना। यानी डिजीज जो है वो संक्रामक नहीं है, लेकिन वायरस फैल सकता है, जिसे कभी चिकन पॉक्स ना हुआ हो, वहां तक वो वायरस पहुंच सकता है। तो उस व्यक्ति को भी हो सकता है। फिर आप कहोगे सर इसका इलाज क्या है? इलाज देखिए, अगर किसी को सिंगलेस डिजीज हो गई है तो एक तो इलाज यही है कि आप चिकित्सा पद्धति को फॉलो करें, डॉक्टर को दिखाएं। दूसरा ये है कि इसकी अवेयरनेस कैसे दिखाएं, यानी हम पहले से इसके लिए क्या तैयारी करें। तो इसकी बाकायदा एक वैक्सीन अवेलेबल है। तो वो वैक्सीन जो है, चिकन पॉक्स के वैक्सीन जो है बचपन में लगी जाती है, तो वो तो बच्चों के लिए लगवाना जरूरी है। इसके अलावा एक जैसे कि सिंग्रिक्स, इसकी एक वैक्सीन है, ये वैक्सीन लगवाई जा सकती है जिससे कि इसकी रोकथाम की जा सके। तो पेपर के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है सिंगलेस डिजीज और चिकन पॉक्स में क्या संबंध है। डेमेंशिया डिजीज, या इसको क्यों कहते हैं डेमेंशिया, मतलब मस्तिष्क संबंधी रोग भी कह सकते हैं, क्योंकि तंत्र का तंत्र में पहुंचता है ये वायरस और वहां से आपको इफेक्ट करता है, तो वहां भी कहीं ना कहीं प्रभाव होता है, इसलिए चर्चा में है। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। दूसरी एक और डिजीज है जिसे हम कह रहे हैं रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया। रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया, इसको कह रहे हैं हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया भी किस तरीके से चर्चा में आई समझना। देखिए, पेपर में आप समझना, आप यूपीएससी का जो पैटर्न रहा है या फिर स्टेट पीसीएस जितनी भी है, उन सब में जो पैटर्न रहा है उसमें कहीं ना कोई, कहीं कोई चर्चा, जब कोई न्यूज जो है चर्चा में रहती है, तो उससे रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। द हिंदू में एक खबर यहाँ पर छपी है, 10 ब्लैक बक्स डाइड ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन जूलॉजिकल पार्क इन झारखंड जमशेदपुर। यानी झारखंड के जमशेदपुर में एक जूलॉजिकल पार्क है, जिसे टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। वहां पर अचानक से ऐसा हुआ कि 10 ये काले हिरण जो हैं, इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, काले हिरण की मृत्यु का नाम सुनते ही आपको सलमान खान याद आ जाता होगा। सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था राजस्थान में, और वो अभी तक इसमें फंसा हुआ है। तो काले हिरण की मृत्यु होना थोड़ा-सा दुखदाई था। इसलिए ये खबर जो है पूरी तरीके से फैली हुई है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि कारण समझिए। कारण, यहाँ पर जब 10 लगातार मृत्यु होना एक बड़ी बात है कि भई 10 जो काले हिरण हैं उनकी मृत्यु हो गई। तो किस कारण हुई? तो उसके पीछे एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाया गया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब क्या है? जीवाणु संक्रमण, यानी एक जीवाणु जीवाणु के कारण संक्रमण फैल रहा था, जिसे कहा गया हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। अच्छा, ये हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया होता क्या है, उसको भी समझिए। यहाँ पर सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे कहाँ पर हुआ है ये, जमशेदपुर प्राणी उद्यान है। जमशेदपुर जूलॉजिकल पार्क है। कहाँ पर है? झारखंड में। 10 काले हिरणों की मृत्यु संदिग्ध अवस्था में यहाँ पर हुई, इसके कारण ये चर्चा में आ गया। अब बात है कि इसके पीछे रोग जो है वो कौन सा था। तो रोग का नाम क्या निकला? रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया, जिसको हम क्या कह रहे हैं? हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। दूसरा नाम इसका होता है पास्चुरेलोसिस, जो कि आपको एक बैक्टीरिया का नाम याद दिला रहा होगा, पास्चुरेला। पास्चुरेला के बारे में हम सभी ने पढ़ा है। यह एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है तो ठीक है। जीवाणु जनित रोग है तो कौन से बैक्टीरिया से फैलता है? ये बैक्टीरिया का नाम है पास्चुरेला मल्टीसेडा मल्टोसिडा, सॉरी, पास्चुरेला मल्टोसिडा। ये एक बैक्टीरिया का नाम है। दो प्रकार से होता है, एक सीरोटाइप बी2 जो कि एशिया में पाया जाता है, और एक सीरोटाइप ई2 जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण यूरोप में ये जो बैक्टीरिया है, ये जो जीवाणु है, ये पाया जाता है। ये जीवाणु जनरली जो मवेशी होती हैं, जो जीव जंतु होते हैं जिनमें मवेशियां हैं, गाय भैंस वगैरह, इन सभी को ये प्रभावित करता है। अच्छा,
अधिक संवेदनशील युवा और प्रौढ़ जानवर जो हैं उनको, यानी जो कम उम्र के जानवर हैं या फिर युवा अवस्था में हैं, उन जानवरों पर इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। इसका प्रसार कैसे होता है? या तो सीधे संपर्क में, जैसे ये बैक्टीरिया जो है इसके सीधे संपर्क में आ गया कोई जानवर, या फिर दूषित भोजन पानी के माध्यम से अंतर्ग्रहण या सांस द्वारा। मतलब कि दूषित भोजन किसी व्यक्ति किसी जानवर ने किया है या फिर पानी पिया है, तो वहां से भी ये फैल सकता है। इसमें उच्च रुग्णता और मृत्यु दर, तीव्र और घातक सेप्टिसीमिया, रोगाणु आर्द्र एवं जल भराव वाली स्थितियों में अधिक समय तक जीवित रहते हैं। एक्चुअल में ये जो बैक्टीरिया है, जहां आर्द्र स्थितियां होती हैं वहां पर ये बना रहता है लगातार। और जब किसी जानवर को ये रोग हो जाता है तो उसके रक्तस्रावी, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, यानी उसके शरीर से रक्त का क्या होने लगता है, स्राव होने लगता है, यानी रक्त निकलने लगता है, और मृत्यु दर इसमें काफी ज्यादा है, मतलब हाई है। और प्रमुख लक्षणों में जैसे कि जानवर जो है वो सुस्ती आ जाती है उनमें, तेज बुखार होने लगता है, भोजन करना छोड़ देते हैं, आहार नहीं खाते, और सामान्य से अधिक उसमें लार टपकने लगती है। इनके जो गले हैं, गले वाला जो हिस्सा है या फिर छाती का ऊपरी हिस्सा है, गर्दन के नीचे वाला हिस्सा है, त्वचा, इन सब पर इसके प्रभाव दिखाई देते हैं, तेजी से इन पर सूजन आ जाती है। ठीक है। उपचार क्या है? इसका भी उपचार ये है कि भाई इसका भी एक टीका अवेलेबल है, वैक्सीन इसकी अवेलेबल है। शुरुआत शुरुआत के तुरंत बाद अंतःशिरा रोगाणुरोधी उपचार मृत्यु दर कम कर सकता है। यानी अगर आपने शुरुआती तौर पर ही इसका इलाज हो गया प्रॉपर तरीके से, तो फिर इसका जो प्रभाव है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात थी हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, दो डिजीज की हमने बात की है जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिहाज से। अब बात करते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत। देखिए, एक घटना है जो बहुत चर्चा में है, ये है वार्मिंग ऑफ सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग, एसएसडब्ल्यू इसको कहते हैं। यानी जो समताप मंडल है, समताप मंडल, उसमें अचानक से तापमान का बढ़ना, जिस घटना को कहा जाता है एसएसडब्ल्यू। अच्छा, ये एसएसडब्ल्यू जो है, इस घटना पर मैं आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों को पता भी होगा कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पृथ्वी की सतह से अलग अलग ऊंचाई पर कुछ वायुमंडल की परतें निर्धारित की गई हैं। इस तरीके से आप 5 परतें आप सभी जानते हैं। पहली होती है ट्रोपोस्फियरिक, फिर होती है स्ट्रेटोस्फियरिक, फिर होती है मीजोस्फियरिक, मीजोस्फियर यानी मध्यमंडल, और फिर आपका तापमंडल आ जाता है थर्मोस्फियर, और फिर आ जाता है आयनोस्फीयर, आयन मंडल। ठीक है। 12 से 18 किलोमीटर तक आपका ताप, ये जो ट्रोपोस्फियर है जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, ये पाया जाता है। फिर आप स्ट्रेटोस्फियर की बात करें तो ये 12 से 18 किलोमीटर है, तो उसके बाद ये 50 किलोमीटर तक की स्थिति समताप मंडल की है। और फिर यहां से आगे बात करें 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक, यहां से, या फिर आप समुद्र तल से ले रहे हैं तो 80 किलोमीटर ये मान लें, यहाँ 50 किलोमीटर तक ये है, उसके बाद ये होगा। और फिर आप थर्मोस्फीयर की बात करें, तापमंडल की, तापमंडल, तो ये जो है आपकी ऊंचाई है 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। और फिर लास्ट वाली जो परत है वो मानी जाती है 640 किलोमीटर तक। ये एनसीईआरटी का डेटा है, 640 किलोमीटर। ठीक है। इन परतों में से जिस घटना की हम बात कर रहे हैं, वो जो घटना है वो इन दो परतों में है, एक तो समताप मंडल और एक क्या है, क्षोभ मंडल। एक्चुअल में तो तापमान बढ़ने की घटना है एसएसडब्ल्यू, वो तो समताप मंडल की है, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट है पृथ्वी पर आएंगे, वो कहीं ना कहीं क्षोभ मंडल की भी इसमें भूमिका होती है। अब होती क्या है वो समझना, पहले इससे संबंधित जो न्यूज है उसको समझिए। वेदर फिनोमिना बिहाइंड बीस्ट फ्रॉम द ईस्ट सेट टू हिट यूके अगेन। एक्चुअल में ये एक बहुत फेमस घटना है जिसके कारण यूरोप, अमेरिका और कई देशों में बहुत ठंडी लहर जो है, शीत लहर जो है वो फैल जाती है। और ये घटना कई बार घटित हो चुकी है। एसएसडब्ल्यू जो है उसके कारण शीत लहर का फैलना 1952 में ये बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी, और अभी हाल फिलहाल में भी इसका इम्पैक्ट देखा जा रहा था। पहली वाली जो घटना थी उसका इम्पैक्ट खत्म हो रहा था, लेकिन दोबारा से अब इम्पैक्ट इसका शुरू हो रहा है। अच्छा, बीस्ट फ्रॉम द ईस्ट मतलब पूर्व जो है उससे आने वाला एक बीस्ट का मतलब जानवर, या फिर हम कह सकते हैं एक दैत्य शक्ति, ये उसको बता रहा है। अब एक्चुअल में ये अगर इस पूरे आर्टिकल को पढ़े तो ये इंडिकेट कर रहे हैं एसएसडब्ल्यू जो इंसिडेंट है, घटना है,
उसके कारण ऐसा कह रहे हैं। अगली जैसे यहाँ पर एक न्यूज देख सकते हैं आप, नेशनल वर्ल्ड में छपी है, पोलर वर्टेक्स स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग मेट ऑफिस वन रेयर फिनोमिना बिहाइंड बीस्ट फ्रॉम द ईस्ट कुड इम्पैक्ट यूके वेदर। यूके का जो मौसम है उसको क्या कर सकता है, ये फिनोमिना प्रभावित कर सकता है। अब इस चीज को समझिए आप कि अचानक समताप मंडलीय ताप वृद्धि एसएसडब्ल्यू और ठंड की लहर, इन दोनों में संबंध क्या है। एसएसडब्ल्यू जो है, अब एसएसडब्ल्यू की जो घटना है, यानी नाम से पता चल रहा है अचानक समताप मंडल में क्या होना, तापमान का बढ़ना, तो ये तो किस में घटित हो रहा है, समताप मंडल में। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो किसी भी कारण से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो पृथ्वी पर आ रहा है, और पृथ्वी पर कहां पर, अमेरिका, यूरोप और कुछ ऐसे देश हैं जिनमें ठंड यानी शीत लहर जो है वो फैल जाती है इसके कारण। वैन नोल जो है, उन्होंने ये फोरकास्ट किया कि मौजूदा एसएसडब्ल्यू घटना जो है, मौजूदा घटना के कम होने के साथ ही दूसरी एसएसडब्ल्यू घटना जल्द शुरू हो सकती है। यानी पहली वाली का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, लेकिन दूसरी जल्दी शुरू हो रही है। और यहां पर ये कह रहे हैं कि ध्रुवीय भंवर पर प्रभाव है, इम्पैक्ट ऑन पोलर वोर्टेक्स। ये उच्च दाब, यहां पर एक समझना, पहले तो उच्च दाब की स्थिति समझना। ये कहते हैं कि उत्तर पूर्वी रूस और ग्रीनलैंड के ऊपर मजबूत हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यानी जो ये ग्रीनलैंड वाला हिस्सा है और ये वाला उत्तर पूर्वी रूस का जो हिस्सा है, यहां पर एक हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इस हाई प्रेशर के कारण उच्च दाब ध्रुवीय भंवर को फिर से प्रभावित कर सकता है और ठंडी हवा को कनाडा और अमेरिका की तरफ धकेल सकता है। यानी जो ये पोलर वर्टेक्स है, इसको, ये जो हाई प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, ये इस पोलर जो वर्टेक्स है उसको धकेल सकते हैं किधर, कनाडा और अमेरिका की तरफ। तो यहाँ पर ये पोलर वर्टेक्स जो है उसको इधर धकेला जाएगा, तो यहाँ पर शीतलहर फैलेगी। अब आपको यहाँ ये चीज क्लियर करनी है कि सर ये पोलर वर्टेक्स है क्या, ये कैसे बनता है, और ये इधर की ओर कैसे धकेला जाता है। तो इसके पीछे की जो घटनाएं हैं ना, पहले उनको समझिए आप। इनके पीछे की जो घटनाएं हैं उनको आप समझना कि सबसे पहले कि अचानक समताप मंडलीय ताप वृद्धि कैसे होती है। अचानक समताप मंडलीय ताप वृद्धि एक तेजी से होने वाली वायुमंडलीय घटना है, जहां कुछ दिनों के भीतर ध्रुवीय समताप मंडल का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। यानी समताप मंडल जो है उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है, आमतौर पर पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के ऊपर समताप मंडल में यह घटित होता है। 1952 में यह घटना पहले हुई थी, चर्चा में आई। यह घटना मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान होती है। देखिए, कभी भी आप याद रखना कि ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर वाला जो पार्ट है, वहीं वहीं पर यह घटना घटित होती है। दक्षिणी गोलार्ध में कभी भी ये घटित नहीं होती है। समताप मंडल में टेम्परेचर अचानक से क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, समताप मंडल में जब टेम्परेचर बढ़ गया, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर समताप मंडल में टेम्परेचर यहाँ पर मान लीजिए बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर दूसरी एक और फिनोमिना बनती है जिसको कहते हैं रोसवी वेव। रोसवी वेव क्या है वो समझना। जैसे कि पृथ्वी पर ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है पृथ्वी पर, या फिर ध्रुवों के ऊपर वाला जो क्षेत्र है वहां ठंडे प्रदेश है, ठंडे प्रदेश। और क्षोभ मंडल में भी यहाँ पर क्या है, जैसे टेम्परेचर आपको पता है कि ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से तापमान क्या होता है, कम होता है। अब होगा ये घटना जो रोसवी तरंगे हैं, ये गतिविधि, ये घटना रोसवी तरंगों की गतिविधि से शुरू होती है। ये विशाल वायुमंडलीय लहरें जो पृथ्वी के पहाड़ी क्षेत्रों और तापमान अंतर के कारण निचले वायुमंडल यानी क्षोभ मंडल में विकसित होती है। यानी क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल वहां पर जो टेम्परेचर है और पृथ्वी पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जो टेम्परेचर है, इन दोनों के डिफरेंस के कारण यहाँ पर क्या होगा, यहाँ स्ट्रॉन्ग वेव जो है वो जनरेट होती हैं और उनको कहते हैं रोसवी वेव, रोसवी तरंगें। ये रोसवी तरंगें जो हैं सर्दियों के दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी और मोमेंटम लेकर आगे बढ़ती हैं। ये रोसवी वेव जो है, यहाँ आप ये कह सकते हैं सर्दियों के दौरान इन रोसवी वेव जो है इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है और ये आगे बढ़ती हैं। ऊपर उठी हुई ये तरंगें समताप मंडल में ध्रुवों के ऊपर मौजूद ध्रुवीय भंवर की स्थित स्थिर पश्चिमी हवाओं से टकराती हैं। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ एक चीज समझाता हूं, उसको समझने का प्रयास करना। एक्चुअल में हुआ क्या, हुआ ये कि साहब समताप मंडल जो है, समताप मंडल यानी स्टेटोस्फीयर, स्टेटोस्फीयर में एसएसडब्ल्यू की घटना घटित होती है। यानी अचानक से टेम्परेचर जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
और अचानक से यहाँ टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ पोलर वर्टेक्स बनता है। पोलर वर्टेक्स यानी ध्रुवीय भंवर बनता है। ध्रुवीय भंवर का मतलब है एक इस तरीके का जाल, इस तरीके का जाल है। और पोलर वर्टेक्स के कारण यहाँ पर एक आप कह सकते हैं विंड स्ट्रीम या जेट स्ट्रीम जो कि पश्चिमी डायरेक्शन में होती है, पश्चिमी दिशा में होती हैं। जो हवाएं हैं, तेज हवाओं का एक पूरा झोंका होता है एक पोलर वर्टेक्स जो है उसके कारण, वो पश्चिमी दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में ये क्या होता है, चलता है। ठीक है, समझ गए बात। किसके कारण? स्ट्रेटोस्फीयर में किसके कारण? एसएसडब्ल्यू कारण पोलर वर्टेक्स बनेगा, जेट स्ट्रीम बनेगी। ठीक है, अब दूसरी तरफ घटना हो रही है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां, उन पहाड़ी क्षेत्रों में और क्षोभ मंडल के टेम्परेचर डिफरेंस के कारण यहाँ पर कौन सी तरंगें बनती हैं? रोसबी, रोसबी वेव बनती है। ये रोसबी वेव ऊपर की ओर उठती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं। और जो स्ट्रेटोस्फीयर में ये पोलर वर्टेक्स बन रहा था जो कि स्थिर था और ये इस तरीके से वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा था, वेस्ट डायरेक्शन में, इससे टकराती हैं, इससे टकराती हैं और इसको तोड़ देती हैं। यानी यहाँ पर जो हवाएं चल रही थी, पोलर वर्टेक्स बन रहा था, उसको तोड़ देती हैं और इसे साउथ की तरफ मोड़ देती हैं। साउथ का मतलब हो गया पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी के जो देश हैं उस तरफ मोड़ देती हैं। जैसे कि आपके हो गए अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, तो वहां फिर शीतलहर फैल जाती है। इस घटना को आप यहां भी समझ लें। ध्रुवों के ऊपर समताप मंडल में ठंडी हवा का एक बड़ा चक्रवाती परिसंचरण है जो सर्दियों सर्दियों में बनता है। ये ठंडी ध्रुवीय हवा को कैद करके रखता है। अब होगा क्या कि ध्रुवीय भंवर यहां पर बना और इससे टकराई कौन सी? रोसवी वेव टकराई। तो टकराव के कारण ध्रुवीय भंवर की स्थिरता बाधित होती है। यह या तो कमजोर हो जाता है या अपनी जगह से विस्थापित हो जाता है या कभी कभी छोटे भंवरों में विभाजित हो जाता है। भंवर के टूटने या कमजोर होने के कारण जेट स्ट्रीम अपने सामान्य मार्ग से दक्षिण की ओर खिसक जाती है। यानी जो जेट स्ट्रीम थी, जेट स्ट्रीम, वो दक्षिण की ओर क्या होगी? खिसक जाएगी। और दक्षिण की ओर खिसकेगी तो कहां पर ठंडी हवा फैलेगी? ये ठंडी हवा जो है अमेरिका, यूरोप और एशिया के ऊपरी हिस्से में यहां पर कहीं फैल सकती है। और इसी घटना के कारण यहां पर शीतलहर बनती है और इसीलिए ये चर्चा में इस समय बनी हुई है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपना टॉपिक है यहाँ पर नाहरगढ़ जैविक उद्यान। नाहरगढ़ जैविक उद्यान ये भी इन दिनों चर्चा में रहा और चर्चा का विषय इसलिए बना, नैरो एस्केप फॉर टूरिस्ट एज बस कैचेज फायर ड्यूरिंग सफारी इन नाहरगढ़। देखिए राजस्थान के जयपुर में नाहरगढ़ उद्यान है। ठीक है, और वहां पर हुआ क्या कि एक बस में जो कि सफारी के लिए यात्री इसमें बैठे हुए थे और इस बस में क्या हो गई, आग लग गई और इससे काफी जन धन की हानि हुई। तो ये चर्चा में आ गई, पर्यावरण के लिहाज से ये चीज काफी चर्चा में आ गई। अब मेन चीज ये है कि घटना तो हुई है बस में आग लगना, लेकिन इससे क्या हुआ, नाहरगढ़ जो अभ्यारण्य है वो चर्चा में आ गया। तो आपके पेपर में इससे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए सबसे पहले तो स्थिति को देखिए कि नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और जैविक उद्यान कहां पर है? जयपुर में है। जयपुर में कहां पर? राजस्थान में। ठीक है, जयपुर की जो मेन सिटी है वहां से लगभग 12 किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्र में ये पाया जाता है। यानी वन्यजीव अभ्यारण्य है और उसके अंदर जूलॉजिकल क्या है? पार्क है। वन्य नाहरगढ़ वन्यजीव सॉरी जूलॉजिकल पार्क जो है उसके अंदर है। ठीक है, यहाँ पर बस में आग लगी तो फिर सुरक्षा मानक जो है उन पर बात छिड़ी। अपर्याप्त सुरक्षा उपकरण, आपातकालीन तैयारी कमी, ये सब चीजें सामने आई। वाहनों का रखरखाव, पुराने वाहन, नियमित जांच का अभाव, खराब स्थिति, ये कारण इसके निकाले गए। और पर्यावरण संरक्षण, जंगल में आग का खतरा, वन्य जीवों पर प्रदूषण, ये इसके संभावित प्रभाव जो है बताए गए। ठीक है, अब इस नाहरगढ़ जैविक उद्यान के बारे में अगर हम बात करें जो कि नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत है, उसके बारे में समझना। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर से कितना दूर है? 12 किलोमीटर। ये नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है और इसके अंतर्गत ही क्या बना हुआ है? जैविक उद्यान बना हुआ है। इस जैविक उद्यान में 285 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें व्हाइट नैप्ड टिट, ये वाला जो पक्षी है, व्हाइट नैप्ड, ये यहीं पर पाया जाता है, केवल यहीं पर, इसलिए ये थोड़ा सा यूनिक है। यहीं पर एक रामसागर झील भी है जो कि इन पक्षियों के लिए बहुत बड़ा आवासीय क्षेत्र है। अच्छा, ये इसका मैप आप देख सकते हैं। दूसरी बात आप समझिए
कि नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में जो नाहरगढ़ शब्द आ रहा है, ये नाहरगढ़ एक्चुअल में फोर्ट है जो जयपुर में है। और ये महाराजा थे सवाई जयसिंह द्वितीय, इनके द्वारा इस किले को बनाया गया था। अरावली की पहाड़ियों में स्थित है ये नाहरगढ़ फोर्ट भी, इसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। 1734 18वीं सदी में ये बनाया गया था फोर्ट, ठीक है। और इसी के आधार पर ये नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जो कि नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर है, इसका नामकरण किया गया है। ये लॉयन सफारी के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, अब एक चीज आप समझिए कि आपने ये चीज देखी होगी कि जो शेर हैं, शेर वो गिर उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि गुजरात में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी हैं, ठीक है। बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? बंगाल टाइगर यानी बंगाल हो गया, यानी सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन वो यहाँ पर भी है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर जैविक उद्यान है ना, तो इस जैविक उद्यान में इनका स्थापन किया गया है, प्रतिस्थापन किया गया है, यहाँ लाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ की जो वनस्पति है, इसमें शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, झाड़ियों वाले क्षेत्र हैं, घास के मैदान हैं। प्रमुख अगर आप जीवों की बात करें तो एशियाई शेर और रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर मौजूद हैं। इनका कारण मैंने आपको बता दिया, इनको लाया गया है, ठीक है। जलीय और सुस्त जीव में यहाँ पर घड़ियाल, मगरमच्छ ये आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। स्लॉथ वियर मिल जाएगा, हिमालयन ब्लैक वियर देखने को मिल जाएगा, जंगली सुअर देखने को मिल जाएंगे। ये इसमें जैविक उद्यान के अंतर्गत मौजूद हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला आपको पता है कि राजस्थान में किस तरीके से फैली हुई है, यहाँ से इस राजस्थान में इस तरीके से फैली हुई है। और ये राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, इधर पूर्वी मैदानी क्षेत्र है और इधर आपका रेगिस्तानी क्षेत्र आ जाता है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। और इस अरावली पर्वत श्रृंखला से बनास, साहिबी, लूनी नदी, ये बहुत सारी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल ये है। संसाधनों से ये समृद्ध है, बहुत सारे संसाधन यहाँ पाए जाते हैं। प्राकृतिक अवरोध और पश्चिमी मरुस्थल के लिए प्राकृतिक अवरोध का काम करती है, यानी पूर्वी जो मैदान है और आप कह सकते हैं पश्चिमी मरुस्थल जो है, उसके लिए प्राकृतिक अवरोध के रूप में अरावली पर्वत श्रृंखला काम करती है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी चर्चा पर्यावरण पारिस्थितिकी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर। कल के सेशन में फिर आपसे मिलेंगे, कुछ अच्छे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जय हिंद, जय भारत।